गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की साइंस का फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इस पूरे चैप्टर को इसी क्लास में हम फिनिश करने वाले हैं। हम जानते हैं कि कोई वस्तु अगर हमको दिखती है तो वो इसलिए दिखती है कि उस वस्तु पे लाइट रेज आती है, टकराती है, टकराने के बाद वो लाइट रे हमारी आंखों के अंदर जाती है तो हमको वो वस्तु दिखती है। लिस्ट से एक चेयर है और हम चेयर को देखना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि हमने अपनी आंखों को बंद कर लिया, तो अब लाइट रेज इंटर नहीं करेगी। चेयर को टच करके हम बता सकते हैं उसके शेप से कि ये चेयर है। बहुत सी चीजें हम स्मेल करके बताते हैं, लेकिन अगर चेयर का कलर क्या है ये पता करना है तो हमको आईज अपनी ओपन करनी होगी। इसका मतलब ये जो कलरफुल वर्ल्ड है, ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, वो इसलिए है क्योंकि हमारी आईज सही हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों, इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, और ह्यूमन आई में अगर डिफेक्ट हो जाता है तो उसको हम करेक्ट कैसे करें। प्रिज्म के बारे में है, जैसे स्पेक्ट्रम, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, टिंडाल इफेक्ट, तो ये कुछ चीजें हैं। रिफ्रैक्शन के बारे में, रेनबो का फॉर्मेशन, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। बच्चों, ये आई बॉल है। ये आई बॉल की डायामीटर अप्रोक्सीमेटली लगभग 2.3 सेंटीमीटर होती है। सबसे बाहर ये वाला पोर्शन जो बल्ज्ड है, इसको बच्चों हम बोलते हैं कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। ये जो कॉर्निया होता है यही डोनेट किया जाता है। जैसे बहुत लोग आई डोनेट करते हैं ताकि जिसके अंदर आंख में प्रॉब्लम है वो दुनिया को नहीं देख पा रहा है, राइट, उनकी आईज की हेल्प से देख सके, तो कॉर्निया डोनेट की जाती है। ठीक है, अब इस कॉर्निया से आगे बढ़ेंगे तो हमको एक छोटा सा छेद दिखेगा और दोनों साइड से इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। इस छोटे से जो छेद है, जो स्पेस है, इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। ये छोटा या बड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ आइरिस। ये आइरिस है। अब ये दोनों साइड से लेट्स से ये आइरिस है। आइरिस अगर पास में आएगी तो ये छेद जो होगा ये छोटा हो जाएगा, दूर जाएगी तो ये स्पेस ज्यादा हो जाएगा, और ये जरूरी भी है। आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर बहुत धूप से अचानक से आप कमरे में आते हैं तो आपको अंधेरा फील होता है। क्यों? क्योंकि जब आप धूप में होते हो तो ये आइरिस जो होती है ये बहुत क्लोज आ जाती है ताकि कम से कम लाइट रे हमारी आंख के अंदर एंट्री करे और हमारी आंखें सुरक्षित रहे। अचानक से जब हम अंधेरे में आते हैं तो ये आइरिस की जो पोजीशन होती है यही होती है, स्पेस वही बना होता है। कम लाइट आती है, जबकि अंधेरे में तो हमको ज्यादा लाइट चाहिए होती है, करेक्ट। लेकिन धीरे धीरे हमारी आइज एडजस्ट करती है और आइरिस पीछे जाती है, यहाँ पे स्पेस बढ़ जाता है, प्यूपिल का जो स्थान है वो बढ़ जाता है, जिससे लाइट रेस आती है और हमको चीजें विजिबल होनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये प्यूपिल की साइज बढ़ती और घटती भी है, करेक्ट। और ये एडजस्टमेंट, ये बढ़ाना घटाने का काम आइरिस करती है। बच्चों, ये आइरिस ही होती है जिसकी वजह से एक पर्सन की आइज का कलर ब्लैक है तो किसी का ब्लू है, यानी जो आइज का कलर होता है आइरिस के द्वारा हमको प्राप्त होता है। अब यहां पे अंदर आओगे तो आपको क्रिस्टलाइन लेंस मिलेगा। ये नॉर्मल लेंस जो होता है वो फ्लैक्सिबल नहीं होता, ये क्रिस्टलाइन लेंस लेकिन फ्लैक्सिबल होता है। यहां पे ये सिलरी मसल से अटैच है, तो सिलरी मसल इसको इस तरह से खींच भी सकती है, और इधर अगर खींचेगी तो ये थोड़ा सा मोटा भी हो सकता है, इधर खींचेगी तो पतला भी हो सकता है, राइट। तो ये है एक इंपॉर्टेंट चीज क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में, जिसका थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी हो सकता है। अब बच्चों, मैंने कई बार आपको बताया है इसके पहले वाले चैप्टर में कि अगर किसी चीज का कर्वेचर ज्यादा होगा, वो ज्यादा मुड़ी होगी, तो उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कम होती है। अगर ये कर्वेचर इस तरह से हो गया, राइट, ये फ्लैट थोड़ा हो गया, तो इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब लेंस अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, अगर इस तरह से होगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो फोकल लेंथ ये एडजस्टमेंट भी लेंस कर सकता है, जिसकी वजह से जो इमेज होती है वो रेटिना पर ही आकर बनती है।
ठीक है, तो अभी थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अभी बच्चों यहाँ पे देखो, एक्वस ह्यूमर ये लिक्विड होता है, ये विट्रियस ह्यूमर ये भी लिक्विड होता है। जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है, और बच्चों जो रेटिना होता है ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, और ये इल्यूमिनेशन जब लाइट रे आती है तो ये एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट हो जाएंगी तो एक तरह के इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ जनरेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल आ जाता है। ये सिग्नल इस ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे माइंड को भेजा जाता है। यहां पर मैंने लिखा भी है, माइंड डिटेक्ट करता है। जब इमेज बच्चों यहां पर बनती है आकी, तो उल्टी इमेज बनती है, इन्वर्टेड बनती है। इसको सीधा करने का काम हमारा ब्रेन करता है, और वो सिग्नल ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा जाता है। ठीक है, अगर इस आंख में कोई डिफेक्ट आ जाएगी तो ऑब्वियसली हमारी देखने की शक्ति कमजोर हो जाती है। करेक्ट। एक है बच्चों पावर ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेट करना। राइट, ये क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके इमेज को रेटिना पे बना दे, यही है पावर ऑफ अकोमोडेशन। अगर कोई चीज पास में आ रही है तो इस तरह से ये लेंस अपना एडजस्टमेंट करे कि रेटिना पे बने। कोई चीज बहुत दूर रखी हुई है तो उसकी भी इमेज रेटिना पे बननी चाहिए, तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट अपना करे कि रेटिना पे बने। तो इस लेंस की जो एबिलिटी है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की और इमेज को रेटिना पे बनाने की, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है, जैसे ही मार्कर है, इस मार्कर को मैं देख रहा हूं, अगर इस मार्कर को बहुत क्लोज लेके आता हूं तो ये ब्लरी हो जाता है, उतना साफ दिखाई नहीं पड़ता है। इसका मतलब जो हमारी आईज होती है उसकी कुछ लीस्ट डिस्टेंस होती है डिस्टिंक्ट विजन की, जहां पे अगर कोई वस्तु रखोगे तो हमको साफ, अब उससे भी क्लोज लाओगे तो एक हेल्दी आईज भी करेक्टली उसको देख नहीं पाती है। तो वो डिस्टेंस जहां पे एक हेल्दी आई प्रॉपरली किसी चीज को देख सकती है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये 25 सेंटीमीटर हेल्दी आइज के लिए होता है। इसको नियर पॉइंट भी बोलते हैं। एक होता है फार पॉइंट, फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज इंफिनिटी। अगर मान लो स्टार्स हम देखना चाहते हैं तो आपने देखा होगा हमारी आंखें बड़ी रिलैक्स रहती है, हम आसानी से स्टार्स को देख लेते, कोई ज्यादा प्रेशर हमारी आंख पे नहीं पड़ता। तो हमारा जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी है, लेकिन हमारा जो लीस्ट पॉइंट आंख का है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बच्चों जब इस नियर और फार पॉइंट में चेंजेस होते हैं तो वही हम बोलते हैं कि हमारी आंख में डिफेक्ट हो गया। अभी थोड़ी देर में समझेंगे इसके बारे में। कैटरैक्ट, कैटरैक्ट एक डिजीज है जो द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। तो मिल्की मतलब मिल्क के जैसा, और क्लाउडी धुंधला धुंधला जो क्रिस्टलाइन लेंस हो जाता ओल्ड एज में, तो ऐसी डिजीज को हम कैटरैक्ट बोलते हैं। इसमें या तो बहुत हल्का हो जाता है विजन, कोई चीज साफ नहीं दिखाई देती या पूरी तरह से दिखाई नहीं देती, तो ऑपरेशन किया जाता है इसके लिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन। वो कर देते हैं तो फिर से दिखना शुरू हो जाता है। बच्चों डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। एक मायोपिया होता है जिसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस में पास की चीजें साफ दिखाई देंगी, दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती। हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस, दूर की चीजें साफ विजिबल होगी, पास की चीजें नहीं दिखाई देती। प्रेसबायोपिया, इसमें न पास की चीजें साफ दिखाई देती है न दूर की चीजें साफ दिखाई देती है। तो अब इसका क्या रीजन है, इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। बात करते हैं मायोपिया के बारे में। मायोपिया को बच्चों नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, जो पास की वस्तुएं हैं, क्लियरली विजिबल होती हैं, दूर की वस्तुएं क्लियरली विजिबल नहीं होती, ब्लरी दिखती हैं, धुंधली दिखती हैं। रीजन ये होता है कि फार पॉइंट इज नियरर देन इंफिनिटी। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फार पॉइंट इंफिनिटी होता है, वो जो फार पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है इंफिनिटी के पहले, तो जिससे दूर की वस्तुएं हमको क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं। रीजन इसका यह है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस हो जाएगा।
जैसे ये कर्वेचर कम है, ये कर्वेचर ज्यादा। रीजन ये है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। जैसे आई बॉल ये है, अब ये इलोंगेट करके यहां पहुंच गई, इमेज पहले यहां बननी चाहिए थी, ये पीछे शिफ्ट हो गई, तो इमेज रेटिना के पहले ही बन जाएगी, राइट। तो जो मायोपिया होता है इसमें दूर की वस्तुएं हमको साफ नहीं दिखाई देती हैं, जबकि पास की वस्तुएं हमको क्लियरली विजिबल होती हैं। इसमें जो इमेज देखो, यहां से पैरेलल लाइट रे आई, कन्वर्ज होने के बाद यहां पे मिल रही, फोकस पे मिल रही, इसको यहां पे मिलना चाहिए था, लेकिन यहां पे मिल रही, इसलिए हमको क्लियरली वस्तुएं विजिबल नहीं होती हैं। इसका मतलब पावर ऑफ अकोमोडेशन भी इसका खत्म हो गया। अन्यथा दूर हो या पास हो, हमारी जो लेंस होती है इस तरह से एडजस्टमेंट करती है कि इमेज जाके रेटिना पे ही बनती है, करेक्ट। अब इसको करेक्ट कैसे करें? तो बस सिंपल, हमको कॉन्केव लेंस जाना है, अपनी आइज को चेक कराना है और कॉन्केव लेंस वो देंगे, उसको यूज करना है। उसके बाद यूज करोगे तो ये जो यहां पे आके लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही है, रिफ्रैक्शन के बाद यहां पे करने लगेगी और उसके बाद चीजें क्लियरली विजिबल हो जाएंगी। दूसरा बच्चे हुआ हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल बट नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर ब्लरी। नियर पॉइंट इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, ये नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है दूर, तो हाइपरमेट्रोपिया ऐसी कंडीशन को बोलते हैं। रीजन होता है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। देखो इसकी फोकल लेंथ कम है क्योंकि कर्वेचर ज्यादा। अब क्या हुआ, फोकल लेंथ ज्यादा हो गई, राइट। फोकल लेंथ ज्यादा हो गई तो लाइट रे जब आएगी कन्वर्ज होने के बाद दूर जाके कहीं पे मिटे, यही होता है इसमें। लाइट रे पैरेलल लाइट रे आती है, इस लेंस से टकराने के बाद ये कन्वर्ज होगी, राइट। अब इसकी फोकल लेंथ तो बढ़ गई है तो कन्वर्ज होगी, तो फोकल लेंथ यहां हो गई है, तो इमेज यहां पे बन रही है, जबकि बननी चाहिए थी रेटिना पे यहां पर, राइट। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसको करेक्ट करने के लिए बच्चों हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखो बड़ा सिंपल है, यहां पे लाइट रे यहां पे है, सही है, आके इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैं इसको अगर डाइवर्ज कर दूं, इसको लाके यहां पे कन्वर्ज करा दूं, तो हमको दिखने लगेगी चीजें। अब डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस होता है, तो वो डाइवर्ज कर देगा, इस लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा, तो ये मिलेगी लेकिन आके यहां पर मिल जाएगी। इसमें यहां पे कन्वर्ज हो रहा है, अगर हम ऐसा लेंस लगा दें कि यहीं से कन्वर्जन शुरू हो जाए, तो ये थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा, ये और कन्वर्ज करेगा, फाइनल कन्वर्जन के बाद यहां पे इमेज बन जाएगी। तो इस तरह से सोचोगे तो और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो डाइवर्जिंग लेंस हम लगाते हैं बच्चों मायोपिया के केस में, कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस हम लगाते हैं हाइपरमेट्रोपिया के केस में। एक बच्चों प्रेस बायोपिया होती है, ये एज बढ़ने के साथ आती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन इसमें डिक्रीज हो जाता है। जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर वो दूर हट जाता है, तो नियर की वस्तुएं तो हमको ग्रेजुअली ऐसा, अचानक से नहीं, धीरे धीरे ऐसा होता है। रीजन क्या होता है कि सिलेरी जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी जो लेंस में होती है, जो फोकल लेंथ एडजस्ट करने की होती है, वो खत्म हो जाती है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है दूर की भी चीज साफ नहीं दिखाई देती, पास की भी चीज एज के साथ नहीं दिखाई देती, तो ऐसी कंडीशन में हम बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कॉनकेव भी होता है और कॉन्वेक्स भी होता है। जो बच्चों कॉनकेव होता है, जैसे ग्लासेस हैं तो उसके ऊपर होगा, और कॉन्वेक्स नीचे, जो लेंस होगा नीचे होगा। तो इस तरह से हम अगर आईज में डिफेक्ट आता है तो लेंस की हेल्प से क्लियरली हम किसी चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्रिज्म के बारे में। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म को मैंने इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में प्रिज्म ऐसा नहीं होता, सिर्फ हम दर्शाते इसको ऐसा है। एक प्रिज्म को लोगे तो उसके 5 फेसेस होते हैं, 2 ट्रायंगुलर शेप होता है और 3 फेसेस उसमें रेक्टेंगुलर शेप की होती है। तो फाइनली हम दिखाते ऐसा है, तो इसी से हम सारी चीजें समझ लेंगे।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म में हमको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो समझनी जरूरी है। ये प्रिज्म है, यहां पे लाइट रे जा रही है और टकराती है, तो जो लाइट रे जाती है टकराने के लिए हम उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और यहां पे ये पीई यानी ये वाली लाइट रे है जिस पे टकराती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल सरफेस के 90 डिग्री होती है, तो ये सरफेस है, इसका 90 डिग्री ये है, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री। रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट रे जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगी, तो नॉर्मल ये है, जाना चाहती थी इधर से तो नॉर्मल की तरफ झुक गई, नॉर्मल इधर है तो इधर झुक गई। अब यहां से लाइट रे यहां पे पहुंची तो EF, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्शन के बाद जो रे हमको मिलते हैं उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद यहां पे लाइट रे पहुंचती है। अब यहां पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया इस सरफेस के 90 पे, ये डेंसर मीडियम है, प्रिज्म एक डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम में लाइट रे जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी डेंसर से, तो ये नॉर्मल ड्रॉ किया, जाना चाहती थी इधर से, नॉर्मल से दूर हट गई, तो ये हमको FS एक रे मिली जिसको हमने बोला इमर्जेंट रे, निकलने वाली रे। बच्चों नॉर्मल से जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे का उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ये आई। नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये R वाला। नॉर्मल से जो बाहर निकलने वाली लाइट रे उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी इमर्जेंट रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब लाइट रे शुरू में जाना किधर से जाती थी, ये सीधे, लेकिन जा कहां से रही, यहां, तो इसको हम थोड़ा सा डॉटेड करके यहां पे मिलाएं तो इस पाथ से ये इतना डिविएट हो गई, जाना चाहती थी यहां से जा रही, यहां से, तो डिविएशन कितना हुआ, यू इतने एंगल का डिविएशन हुआ, जिसको हम डेल्टा से दिखाते हैं या डी से यहां पर दिखाया गया, तो एंगल ऑफ डिविएशन इसको बोलते हैं। ये बच्चों जो ये है ABC एक प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ये A को एंगल ऑफ प्रिज्म हम बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी जरूरी है, क्लास 12 में जाओगे तो ये जो एंगल ऑफ डिविएशन है इसका डेरिवेशन वगैरह आपको करना होगा और डिटेल में आप समझोगे। फिलहाल क्लास 10 के स्टैंडर्ड के लिए इतना सफिशिएंट है कि आप टर्म्स के बारे में अवेयर रहें। अब बच्चों जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पे आती है तो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूट जाती है, स्प्लिट कर जाती है। तो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। जो कलर्स में व्हाइट लाइट का टूटना इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। तो प्रिज्म पे लाइट रे आएगी, टकराने के बाद अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में वो टूट जाएगी, या जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं 7 उसमें टूट जाते हैं। वो कौन से होते हैं आप ऑलरेडी अवेयर होंगे, विब की और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब वायलेट की जो वेवलेंथ होती है कम होती है, इधर बढ़ते जाओगे रेड की तरफ तो वेवलेंथ यानी इंक्रीजिंग वेवलेंथ, रेड की तरफ वेवलेंथ ज्यादा होती है। इनकी एनर्जी इधर कम होती जाती है, फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, यानी शॉर्टर जो वेवलेंथ होती है वो होती है वायलेट की, राइट। ये वाली पॉइंट बहुत ध्यान से दिमाग में बिठा लेना है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा डिस्पर्जन किसका हुआ, तो सबसे ज्यादा डिस्पर्जन वायलेट का हुआ। लाइट रे इधर से जाना चाहती थी यहां से, ये देखो वायलेट नीचे लिखा हुआ है, ध्यान देना वायलेट नीचे आता है क्योंकि उसका डिस्पर्जन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, उसका डिविएशन सबसे ज्यादा होता है। तो वायलेट यहां पे आया, उसके बाद इंडिगो, ब्लू। अगर आपसे पूछेगा कि लाइट रे किधर बेंड हो रही है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। तो लाइट रे उधर बेंड करना जो बेस हो, देखो ये बेस है चौड़ा वाला पार्ट, तो लाइट रे उधर बेंड होगी। अब यहां में देखो लाइट रे इधर आई, बेस की तरफ मूव हुई, अब बेस तो इधर आ गया तो लाइट रे देखो इधर घूम गई, तो बेस की तरफ लाइट रे को मूव कराना है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि अगर नीचे से बताओ कि तीसरा कलर कौन सा है, तो ब्लू है। ऊपर से बताओ कि जब डिस्पर्जन होता है प्रिज्म में तो तीसरा कलर कौन सा है, येलो कलर है, करेक्ट। तो बच्चों इसको बोलते हैं डिस्पर्जन, यानी स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। अच्छा, कोई भी लाइट जो कि
डिस्पर्सन करती है और इसी टाइप का स्पेक्ट्रम देती है। स्पेक्ट्रम बता रहा हूं, स्पेक्ट्रम मतलब बैंड होता है कलर्स का, इसी तरह से दे जैसे व्हाइट लाइट, तो हम उसको व्हाइट लाइट बोलेंगे। एनी लाइट, कोई भी लाइट दैट गिव्स स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट, सनलाइट के सिमिलर अगर स्पेक्ट्रम देता है कोई लाइट तो हम उसको बोलते हैं व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट किसको बोलेंगे? कोई भी लाइट जिसका स्पेक्ट्रम सनलाइट के जैसा हो उसको हम व्हाइट लाइट बोलते हैं। ठीक बात। अब स्पेक्ट्रम क्या है, मैंने यहां पे द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। अब यहां पे देखो रेड का बैंड होगा, उसके ऊपर चढ़ता हुआ ऑरेंज का होगा, वायलेट होगा, इंडिगो होगा, ब्लू, एक दूसरे से मिक्स हुआ कलर है, लेकिन पट्टी ऐसे बनी हुई दिखेगी, बैंड दिखेगा, तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। बच्चों ये न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रिज्म लिया तो उसमें कलर्स स्प्लिट हो गए, कलर का डिस्पर्सन हुआ, तो उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहा, तो डिस्पर्सन हो गया, तो उन्होंने सोचा क्या व्हाइट लाइट में ये कलर्स हैं, तो उसको समझने के लिए उन्होंने दूसरा प्रिज्म उल्टा रख दिया, तो उन्होंने पाया व्हाइट लाइट यहाँ पे गई, डिस्पर्स हुई, और उसके बाद फिर से हमने प्रिज्म यहाँ पे रख दिया, तो व्हाइट लाइट जैसे यहाँ पे एंट्री की थी, व्हाइट लाइट यहाँ पर बाहर निकल गई। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाइट लाइट के अंदर ही कलर्स हैं, और ये जो प्रिज्म है सिर्फ उनको डिस्पर्स करता है, उनको स्प्लिट कर देता है कलर्स को। तो ये तो बातें हुई प्रिज्म के बारे में। अब रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बड़े ही ब्यूटीफुल फिनोमिना हैं जिसको अब हम समझने वाले हैं। अभी तक हमने सीखा कि प्रिज्म में डिस्पर्सन होता है जिसकी वजह से व्हाइट लाइट स्प्लिट कर जाती है 7 कलर्स में। उसी तरह का फिनोमिनन होता है जब रेनबो का फॉर्मेशन होता है। रेनबो फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि वाटर ड्रॉपलेट्स हो, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हो जो प्रिज्म की तरह वर्क करें, राइट, तभी उसमें डिस्पर्जन की फिनोमिनन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो रेनबो का फॉर्मेशन होता है डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। जैसे बारिश के दिनों में टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो प्रिज्म की तरह, एक छोटे प्रिज्म की तरह वर्क करती हैं। रेनबो का फॉर्मेशन हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेट्स से कि रेनबो इधर बन रही है तो सन इधर होगा, अगर रेनबो इधर बन रही है तो सन पीछे होगा, ये जरूरी कंडीशन है। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे ये वाटर ड्रॉपलेट है, सनलाइट आई, मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, और किसी कर्व सरफेस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, सेंटर से, राइट। तो लाइट रे रेयर से डेंसर में आ रही है तो इधर झुक भी गई, यानी रिफ्रैक्शन हो गया। डिस्पर्जन इसलिए हुआ क्योंकि ये प्रिज्म की तरह वर्क कर रहा है, तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में टूट जाएंगे, तो यहाँ पे टूट गई। अब यहाँ पे लाइट रे आई बच्चों, आने के बाद इसका जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल है जिससे थोड़ा सा भी आप करोगे तो लाइट रे रिफ्रैक्शन को नहीं, रिफ्लेक्शन को फॉलो करने लगती है। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल होता है, जिसकी वजह से ये जो लाइट रे है ये रिफ्लेक्शन की फिनोमिनन को फॉलो करती है। तो लाइट रे आई यानी आई इज इक्वल टू आर, तो उसकी वजह से यहां बाहर निकलने के बजाय मुड़ जाती है इधर, तो एक रेनबो का जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसी को बोलते हैं हम रेनबो का फॉर्मेशन हो गया। देखो रेनबो बन रही है तो बारिश का मौसम हो ये जरूरी नहीं है, रेनबो बनने के लिए जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होने चाहिए। जैसे रेनबो कैन बी सीन इन सनी डेज, मतलब बारिश का दिन नहीं है फिर भी रेनबो को हम देख सकते हैं व्हेन वी लुक एट द स्काई थ्रू वाटरफॉल और थ्रू वाटर फाउंटेन। वाटर फाउंटेन जहां पे पानी गिर रहा है, अब उसके थ्रू देखोगे, उसके अंदर से देखोगे तो प्रिज्म की तरह वर्क करेगा। तो सारी फिनोमिनन जो रेनबो फॉर्मेशन के लिए होती है, यानी वहां डिस्पर्जन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और सन पीछे होना चाहिए, तो रेनबो का फॉर्मेशन सनी डेज में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने देखा रेनबो का फॉर्मेशन आपने स्पेशली देखा होगा रेनी डेज में, राइट, जहां पे रेनबो इधर बनी है तो सन पीछे साइड में होता है। तो एक्चुअल में रेनबो का फॉर्मेशन होता है डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट की वजह से, उसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन होता है, स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स होता है यानी डिस्पर्जन होता है, और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा आप बुक में पढ़ लेना तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल जाएगी। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हमको लगता है स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तो हमको ऐसा क्यों फील होता है
क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर में बहुत सी लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज करती रहती हैं। मान लो लेयर्स कुछ इस तरह से है, राइट, बाद में लेयर कुछ इस तरह से हो गई, लेयर चेंज होती रहेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल जाएगा, करेक्ट ना। मीडियम बदलने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है। अगर हॉट एयर है, कोल्ड एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर में ये चीजें तो चल रही होती है, हम स्टार्स को देख रहे होते हैं, वहां से रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि जो लेयर्स हैं वो कोई हॉट होगी कोई डेंस होगी तो रिफ्रैक्शन ऑब्वियसली होगा, यानी डेंसर रेयरर रेयरर डेंसर ऐसा होगा, करेक्ट। तो रिफ्रैक्शन होगा। तो जब बच्चों रिफ्रैक्शन होगा और ये लेयर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन का जो एंगल है वो भी चेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से हमको लगता है स्टार अभी यहाँ पे है तो फिर यहाँ पहुँच गया, यहाँ है तो यहाँ, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। तो जो प्लैनेट है उनको हम देखते हैं तो उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? उनके साथ ऐसा इसलिए नहीं होता है कि वो हमारे बहुत क्लोज है, जो प्लैनेट हम देखते हैं, राइट। क्लोज होने की वजह से उनके पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिल्कुल होते तो उनके साथ भी यही होता, जैसे स्टार्स बहुत दूर हमसे होते हैं, ठीक है। तो जो क्लोज होते हैं अगर उनमें थोड़ी सी शिफ्टिंग भी हुई, ग्रेजुअल चेंजेस भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हुआ तो वो हमको वही दिखाई देते हैं क्योंकि वो साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। अब आपने ठंडक के दिनों में देखा होगा कि आग जलाते हैं, आग के अंदर से किसी को देखो या उस साइड देखो तो चीजें हिलती हुई दिखाई देती हैं आपको। जैसे आग जल रही है, उसकी फ्लेम ऊंचाई में जा रही है, उसके अंदर से देखोगे तो उस साइड की चीजें आपको ऐसे हिलती हुई दिखाई देती है। वो इसलिए क्योंकि जो आग है ना, उसकी फ्लेम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है, इसलिए वस्तु यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है तो हमको ऐसा ऐसा हिलता हुआ दिखाई देता है। ठंडक के दिनों में इस बार आप ये ऑब्जर्व करना तो आपको ये दिखेगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेजुअल चेंजेस होने से ये सब चीजें हमको मालूम पड़ती हैं। सनराइज और सनसेट, सनराइज नहीं हुआ उसके पहले ही हमको सन दिखाई देना पड़ता है, 2 मिनट पहले डूब जाता, हॉरिजन में डूब जाता, उसके बाद भी हमको सन दिखाई देता। क्यों? रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन हम जानते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट है, सनलेस से यहाँ पे है, राइट, और ये हॉरिजन है और हम यहाँ पे हैं तो लाइट रे यूं ऐसे बेंड हो रही है, यूं सन यहाँ पे है तो एक्चुअल में हमको यहाँ पे दिख रहा है। क्यों? रिफ्रैक्शन की वजह से। तो अब जैसे पेंसिल है, आप पानी में डाल दे तो पेंसिल ऐसे बेंड हुई दिखाई दे, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो बहुत सी फिनोमिनन है जो रिफ्रैक्शन की वजह से हमारे चारों तरफ हो रही है, ठीक है। बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में समझते। स्कैटरिंग लाइट की तब होती है जब पार्टिकल्स बड़े होते हैं, थोड़े बड़े साइज में होते हैं, और सबसे ज्यादा स्कैटरिंग ब्लू कलर की होती है। जिसकी वेवलेंथ छोटी है उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। तो व्हाइट लाइट सन से आ रही है, उसमें 7 कलर्स हैं जिसमें ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, अभी बताया था थोड़ी देर में। तो स्कैटरिंग होगी, वो आएगी, टकराने के बाद ऊपर चले जाएगी, टकराने के बाद पार्टिकल ऊपर चलेगी, तो हमको जो स्काई होता है वो ब्लू दिखाई देता है, राइट। क्यों? अगर पूछा जाए व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू तो आपको बोलना हो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब बच्चों लास्ट टॉपिक है टिंडाल इफेक्ट, आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर हम जनरली समझते हैं कि जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, राइट। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जैसे मिल्क में सॉल्यूट पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मिल्क कहीं से पिएंगे एक ही टेस्ट देगा, लेकिन वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है। तो टिंडाल इफेक्ट से हम ये समझते हैं कि कौन सा मिक्सचर होमोजीनियस है और कौन सा हेट्रोजीनियस है। जैसे मैंने 3 सोल्यूशन ले लिए, एक होमोजीनियस मिक्सचर ले लिया, कोलॉइड लिया और सस्पेंशन। कोलॉइड और सस्पेंशन दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की कंपैरिजन में बड़े होते हैं। लाइट रे मैंने यहाँ पे की तो हमको कोई लाइट की यहाँ पे बीम नहीं दिखेगी, उस ये पॉट है, इस बर्तन के अंदर कोई लाइट के से स्ट्रीक नहीं दिखेगी, जबकि यहाँ दोनों में हमको दिखेगी। तो जिसमें दिखेगी वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब कोलॉइड यानी मिल्क हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और सस्पेंशन जैसे पानी है, पानी में आपने कीचड़ मिला दिया, चॉक मिला दिया, तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। और उसको समझने के लिए हम टिंडाल इफेक्ट का ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, राइट।
अच्छा, कई बार आपने देखो झरोखे से लाइट आ रही है, वो भी क्या है, वो टिंडाल फिल्म में आपको पार्टिकल छोटे छोटे वहाँ पर दिख रहे होते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को समझा, राइट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।